सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, अशोक सेक्सरिया जी पर केंद्रित इस एकाग्र की यह अंतिम कड़ी है। 14वीं कड़ी के साथ हम लोग इस एकाग्र को फिलहाल के लिए समाप्त कर रहे हैं और इसके लिए हमने इस समापन कड़ी के लिए हमने आदरणीय अशोक वाजपेयी जी से अनुरोध किया था कि वे कृपया करके आए और अशोक सेक्सरिया जी पर अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी स्मृतियों को हमसे साझा करें। मित्रों, अशोक वाजपेयी जी अपने कॉलेज के दिनों से ही अशोक सेक्सरिया जी से जुड़े हुए। वह 60 का दशक है। दिल्ली शहर और सेंट स्टीवेंस कॉलेज, जहां अशोक जी अंग्रेजी पढ़ रहे थे। मित्रों, इस बातचीत में अशोक जी की ओर से ऐसी कई बातें निकल कर आएंगी जो हम सभी के लिए मूल्यवान होंगी। इसमें हम अशोक सेक्सरिया जी के लेखन, उनके साहित्य को तो समझेंगे ही, साथ में उनकी वैचारिकी से भी अशोक जी के तई कुछ खास रूप में परिचय हो सकेगा। मैं अशोक जी को बुलाने से पहले अशोक सेक्सरिया जी की एक कविता यहां पर रख रहा हूं, जो उनके निधन के बाद सामयिक वार्ता का जो विशेषांक आया था उसमें उनकी यह कविता प्रकाशित हुई थी। अशोक सेक्सरिया वैचारिकी और निबंध के अतिरिक्त कहानियों और कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं। कहानी का उनका संग्रह लेखकी तो वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ ही। उनकी डायरी में कई बड़ी संख्या में कई सारी कविताएं भी हैं, जिनमें कुछ के शीर्षक हैं और कुछ के नहीं भी हैं। तो उनके ही हस्ताक्षर में यह कविता सामयिक वार्ता के उस अंक में छपी थी। कुछ एक कविताएं और भी छपी थी। तो इस कविता के साथ मैं अशोक जी को आमंत्रित करता हूं। अशोक सेक्सरिया जी की यह कविता है मित्रों। एक भयंकर शोर में डूबती है मेरी आवाज। एक भयंकर शोर में डूबती है मेरी आवाज। डूबते हुए मैं मुक्त हो जाता हूं, विलीन हो जाता हूं, चला जाता हूं रसातल में जहां शांति है। वे कितने झूठ लिख बोल सकते हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उन्हें पढ़ता हूं तो लगता है मैं अब कभी सोच भी ना पाऊंगा। एक बिना सोच की दुनिया में रहना ही मेरे भाग्य में बदा होगा। जीवन क्या मैं इतना सा सत्य जानने के लिए जिया? मैंने सोचा कविता लिखूंगा। सोचते ही हाल में पढ़ी एक कविता याद आई। उसकी स्मृति का आभास अभी है, लेकिन उसमें दम नहीं है। कविता लगता है निरर्थकता को परास्त करने की एक कोशिश है। यह क्या कविता की परिभाषा बनेगी? रोज लगता है मैं नहीं समझता इस संसार का जटिलतर व्यापार। जो समझता हूं वह न समझता तो शायद ज्यादा समझता, पर समझे बिना नहीं रहता। ये मित्रों अशोक सिक्सरिया जी के शब्द हैं और एक हमारे समय के एक बड़े कवि को बुलाने के लिए इससे बेहतर और क्या कुछ शब्द हो सकते थे। इसलिए मैंने कुछ समय लिया। आदरणीय अशोक वाजपेयी, स्वागत। नमस्कार मित्रों। अशोक सेक्सरिया से मेरा परिचय अब 60 बरस से
अधिक पुराना है और शायद इस समय लेखक परिवार में प्रयाग शुक्ल और रमेश गोस्वामी ये दो और ऐसे व्यक्ति बचे हैं जो उनको इतने अरसे से जानते रहे। अशोक सेकसरिया का जो छवि मेरे मन में है, उनकी जो वैचारिक और साहित्यिक छवि मेरे मन में है, वो ये है कि एक ज्यादती वाले समय में, ज्यादती के समय में वो कम से कम के व्यक्ति थे। सब लोग बटोरने में लगे हैं ज्यादा से ज्यादा, आज तो और भी ज्यादा, लेकिन उस जमाने में भी ये ज्यादती की बटोर शुरू हो गई थी। और अशोक सेकसरिया उसका एक तरह से एक स्थायी प्रतिरोध थे। जैसे सब लोग जानते हैं कि उनका जन्म एक समाज सेवी परिवार में हुआ था और वो परिवार संपन्न परिवार था, लेकिन अशोक जी ने अपने लिए ये जो कम से कम का रास्ता चुना, वो विपन्नता से दूर लगभग एक जानबूझकर सोची समझी विपन्नता का रास्ता था। उसे विपन्नता कहना शायद इस शब्द का दुरुपयोग है। वो कम से कम का रास्ता था और वो जितना छोड़ सकते थे उतना छोड़ते जाते थे। और ये बात उनके व्यक्तित्व को ही नहीं, उनके लेखकीय कर्म को समझने में भी शायद मदद करेगी। शब्द और कर्म के बीच हम सब में और लेखकों में भी कुछ ना कुछ द्वैत होता है, दूरी होती। अशोक जी ने इस दूरी को अगर पूरी तरह से समाप्त न भी किया हो तो कम से कम उस दूरी को बहुत कम करने का प्रयत्न वो लगातार करते रहे। और वो अक्सर, हम जब उनसे मिले थे तो मेरी उम्र उस समय 19 बरस की थी और वो हमसे थोड़े ही बड़े थे और हमारी एक मंडली थी जिसमें श्रीकांत वर्मा, कमलेश, प्रयाग शुक्ल, रमेश गोस्वामी, महेंद्र भल्ला आदि थे। और हम लोग अक्सर शाम को कनॉट प्लेस में मिलते थे। और हम सब आते तो मध्य वर्ग से थे, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने पर बड़ा जोर था। और मैं तो सेंट स्टीवेंस में था तो वहाँ एक बहुत ही ऐसा वातावरण था जिसमें आपको हमेशा चाक चौबस रहना पड़ता था। हम सब में सबसे मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले अशोक सेकसरिया। ठीक बरक्स इसके उनका लिखना, उनका सोचना और उनका कर्म बहुत ही साफ सुथरा, स्वच्छता के वो लगभग प्रतिमान थे, आचरण में शुद्ध और शब्दों में भी वो
कम से कम उन दिनों वो शायद हिंदुस्तान नामक जो हिंदी अखबार है उसमें काम करते थे और खेल पर लिखते थे। मेरा विश्वास है कि इस श्रृंखला में किसी न किसी ने या शायद कईयों ने उनके खेल पर लिखने पर जरूर टिप्पणी की होगी। खेल पर लिखने की हिंदी में कोई परंपरा ही नहीं थी और वो उसके लगभग स्थपति थे। पहली बार खेल के बारे में बारीकी से लेकिन संप्रेषणीयता से कुछ कहने की शुरुआत, जहां तक मैं समझता हूं, अशोक सेकसरिया ने शुरू की। और ये जो साफ सुथरापन था, जो एक तरह से उनके मैले कुचैले कपड़े से बिल्कुल अलग था, उनको विचित्र ढंग से पारदर्शी बनाता। लेखकों में पारदर्शी बहुत कम होते हैं। लेखक साधारण लोगों की तरह मिट्टी के माधव होते हैं, तो इसलिए ऐसी पारदर्शिता उनसे चाहना शायद एक तरह का अतिरंजित व्यवहार होगा। पर अशोक जी में ये पारदर्शिता थी और ये बिरली पारदर्शिता थी जो आजीवन बनी रही। इसमें कभी कोई कटौती, कोई कमी, कोई शिथिलता नहीं आई। और उस जमाने में भी जब वो काफी युवा थे, लेकिन उनकी साहित्य की पकड़ बहुत जबरदस्त थी और वो यथार्थ और कल्पना दोनों में नवाचार को पकड़ लेते थे और उसको समझते थे। बड़े पढ़ाकू थे। मैं चूंकि छोटे शहर से आया था और मुझ में ये एहसास था कि मैं एक बड़े शहर में पहुंच गया हूँ, महानगर में पहुंच गया हूँ, इसलिए हो सकता है कि अ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने को काफी पढ़ा लिखा अंदर ही अंदर समझता था। अ, जो अ, अशोक जी के पढ़ाकूपन का हिसाब ये था कि उनके कहे हमने वीएस नायपॉल को पहली बार जाना। वो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के बड़े प्रशंसक थे, कम से कम उस जमाने में। और उन्हीं दिनों वुंडेड सिविलाइजेशन नाम की उनकी वैचारिक पुस्तक भी आई थी, पर वो उपन्यास के अधिक प्रशंसक थे। और एक इटालियन नवाचारी लेखक थे, सीजार सीजर पावेज, उसकी डायरीज और उनको भी वो अशोक सेक्सेरिया के ही जाने हम लोगों ने पढ़ी। अ, जैसे जीवन में वैसे लिखने में वो जरूरत से ज्यादा शब्द का व्यवहार नहीं करते। उनका सारा लेखन कम से कम का लेखन है, जिसमें इसका बहुत जतन है कि फिजूल खर्ची न हो। एक तरह की मितव्ययिता और एक तरह का वाक संयम उनमें लगातार बना रहा। वो विदेशी साहित्य के तो मर्मज्ञ थे ही, लेकिन भारतीय साहित्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के भी बड़े हामी थे। वो आज तो हम एक बहुत ही संकीर्ण भारतीयता की अवधारणा और व्यवहार में घिरे हुए लोग हैं। उस समय ज्यादा खुलापन था, लेकिन एक खतरा ये भी था कि हम विदेशी प्रतिमानों को अपने ऊपर लागू करने लगे। अशोक जी इस माने में बहुत सतर्क थे।
ये वो जमाना भी था जब वो धीरे धीरे उनके यानी समाजवादी नेताओं के संपर्क में आए, राम मनोहर लोहिया के विशेष रूप से, और उनके सचिव कमलेश तो उनकी मंडली में ही शामिल थे। और ये भी एक विपर्य लगती हुई सच्चाई है कि वो आत्मनिष्ठ और समाजनिष्ठ एक साथ थे। उनकी आत्मनिष्ठा में और समाज निष्ठा में कोई दूरी या द्वंद्व नहीं था। वो और ये बात उनके विदेशी साहित्य के पढ़ने के बाद संभवतः विकसित हुई हो। यानी शायद अशोक जी को ये लगा होगा कि भारतीय साहित्य और खासकर हिंदी साहित्य, वैसे वो बंगला साहित्य से भी बहुत परिचित थे, तो वो लगातार हिंदी तो पढ़ते ही थे, कि भारतीय साहित्य की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वायत्तता है, जिसके अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए और जिसके अनुसार ही हमको उसको जांचना चाहिए। ये भी कुछ किसी मित्र ने ये लिखा है कि उनकी आत्मनिष्ठता आत्मकेंद्रितता नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, वो आत्मकेंद्रित नहीं थे, लेकिन आत्मनिष्ठ थे। यानी उनको अपने होने में जो संदेह थे वो दार्शनिक और आध्यात्मिक थे, लेकिन अपने होने का वो का निषेध वो नहीं करते थे। दिल्ली के दिनों में कई बातें होती थी। हम लोग शाम को, जहां तक मुझे ख्याल है कि हम लोग के पास पैसे तो बहुत ही कम होते थे। जब मैं अध्यापक भी बन गया तब भी तनख्वाह तो इतनी नहीं होती थी, और कनॉट प्लेस में तो खाना बहुत महंगा होता था हर जगह। तो अशोक जी ने ही, जहां तक मुझे याद है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम था, इसके पीछे वो एक अन्नपूर्णा या ऐसी कोई ढाबा खोजा जहां 1 रुपए में शाम का खाना मिलता था। तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग वहां 1 रुपए का शाम को दाल और सब्जी और 2-4 रोटियां मिल जाती थी, मैं काफी होता था। एक बार ऐसा हुआ कि रविंद्र कालिया, उन दिनों श्रीकांत वर्मा को खुदा जाने क्यों ऐसा कुछ वहम हो गया था कि अगर वो, उनके गले में कुछ दर्द था या क्या था, तो उनको लगता था कि वो अगर कोई भारी चीज या निकलने वाली चीज खाएंगे तो उनका गला घुट जाएगा। तो वो सिर्फ द्रवित चीजें ही खाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, रविंद्र कालिया आए कहीं पंजाब से, और उन दिनों ही सब लोग नए नए लोग थे, तो टी हाउस में हम लोग बैठते थे। तो श्रीकांत जी से बात होने लगी, और श्रीकांत जी ने अपना ये बताया, उनका हो सकता है इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो रहा, आपको किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, और ये और वो हो सकता है कि ये कोई आपकी भावात्मक संकट हो जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मैं चुपचाप सुनता रहा। जब रविंद्र कालिया चले गए तो मैंने श्रीकांत जी से पूछा कि आपको रविंद्र कालिया से क्या इतने घनिष्ठ हैं कि आप अपने निजी जीवन के बारे में उनको बताने लगे? मैंने उनकी बहुत इस पर कटु निंदा की, और फिर उनसे कहा कि आप ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड अंडा खाइए, और खिला दिया।
होता ये था कि अशोक सक्सेरिया आधी रात को अपनी ड्यूटी समाप्त करके जिस अखबार में काम करते थे वो श्रीकांत जी के घर पहुंचते थे और वहीं सोते थे। तो अगले दिन अशोक सक्सेरिया का मुझे फोन आया कि भाई तुमने क्या कर दिया, कल क्या डांट लगा दी उनको। श्रीकांत जी कह रहे थे कि देखो उसने मेरी इतनी चिंता की, ये की वो की। तो इस तरह की बातें चलती रहती थी। अ, और अ, उनकी किसी चीज पर राय का बहुत महत्व था, क्योंकि वो तो ना इस मामले में वो दोस्ती नहीं निभाते थे या आपको रियायत देते, और दुश्मनी भी नहीं निभाते थे कि आपके लिखे को मुनासिब सख्ती के बजाय कुछ ज्यादा सख्ती से जांचने का उत्साह उनमें हो। ये उनमें कभी नहीं था। बाद में जब बहुत बरसों बाद जब वो कलकत्ते चले गए, तो जब मैं कलकत्ता जाता था कभी किसी साहित्यिक, संगीत, शास्त्रीय संगीत इत्यादि के आयोजन में, अक्सर अशोक जी से मिलने जाता था। अशोक जी का जो समाजवादियों से संपर्क था, राम मनोहर लोहिया, किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि से, उसने उनको बहुत प्रभावित किया। उनके जीवन पर दो बड़े प्रभाव मेरे हिसाब से, महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया और दूसरे समाजवादी। लेकिन वो अपने समाजवाद को अ, मतलब दिखाऊ ढंग से पहनते घूमते नहीं थे। अ, उनको समाज की चिंता बराबर थी, लेकिन समाज में जो व्यक्ति जो उनके संपर्क में आते थे उनसे उनका लगभग एक पारिवारिक सा संबंध बन जाता था। ये उनकी समाज निष्ठा का ही एक एक रूप था, एक उदाहरण था। मतलब अगर वो कभी मिलते थे सारे लोगों के बारे में पूछते थे, और अ, रश्मि कैसी है, यानी मेरी पत्नी, मेरा बेटा कैसा है, मेरे भाई कैसे हैं, एक वो कैसे। तो वो एक परिवार की पारिवारिक चिंता उनके मन में हमेशा रही आती थी। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा अंश उनके एक पत्र का आपको सुनाता हूँ जो शायद 1966 में उन्होंने लिखा था। अ, 2-3 महीने पहले नेमी जी से एक दिन जन के दफ्तर में मुलाकात हुई थी। उनसे तुम्हारे हालचाल जाने थे। महासमुंद से भोपाल चले आए, अच्छा ही हुआ। तुमने इस बीच क्या लिखा? तुम्हारे धर्मयुग वाले वात्स्यायन वाला बहुत अच्छा था। तुम्हें लिखते रहना चाहिए, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिनसे मुझे ये आशा बनती है कि वे अवास्तविक और कृत्रिम मानदंडों पर साहित्य को कसने वाले नहीं है। जो कुछ लिखा जा रहा है वह तो वह तो जो है सो है ही, पर जो उस पर लिखा जा रहा है वह भी उतना ही भ्रामक है। विदेशी साहित्य से किसी भी प्रकार का लाक्षणिक मेल देखकर उस पर गाने की प्रवृत्ति तुमने कभी नहीं देखी। सो तुम लिखते रहो, ये इच्छा है। और फिर तुमने जन की, मैंने कुछ शायद जन पत्रिका थी जिसके संपादक कमलेश जी थे और अशोक जी भी उसमें काम करते थे। तुमने जन की सामग्री के बारे में जो लिखा है वो बहुत सही है। हिंदुस्तानी आदमी की आज की हालत और इन उपन्यासों की संबद्धता या असंबद्धता की परीक्षा की जा सकती है, वाली बात बहुत अच्छी हो सकती है। पर दुख यही है कि कौन करे। उपन्यासों की आलोचना के माध्यम से समग्र रूप से हिंदुस्तानी जीवन की विसंगतियों का काफी सही जायजा लिया जा सकता है। तुम कुछ करो तो बहुत अच्छा हो। दिल्ली का भद्र लोग अपनी भद्रता की सीमा में कैद है।
तो ये स्पष्ट है कि उनके मन में हिंदुस्तानी समाज और हिंदुस्तानी व्यक्ति दोनों की चिंता थी, लेकिन इस चिंता के पीछे ये पहचान भी थी कि इसे हम व्यर्थ से व्यर्थ के विदेशी पैमानों से नापने की कोशिश न करें। जब जाते थे वहाँ कलकत्ते में उनके कमरे में, तो अक्सर बहुत सारी किताबें और अखबार पीछे होते थे, और वो जमीन पर, फर्श पर, यानी एक लंबा सा बिस्तर सा होता था जिस पर वो होते थे, और उनकी सिगरेट की अधबुझी छोटी छोटी चीजें रखी होती थी। अ, अ, उनके पढ़ने का जो तरीका था वो भी मतलब ऐसा था जिसमें तरह तरह के विषय भी शामिल थे। वो सिर्फ साहित्य तक सीमित व्यक्ति नहीं थे, और कोई भी आए उनके यहाँ तरह तरह के लोग आते रहते थे। हम जब बैठे होते तब भी कोई अटपकता था, और कभी कोई कार्यकर्ता, कभी कोई कहीं का, अम, और उन सब से साधारण और लगभग अज्ञात कुलशील व्यक्ति से भी मिलते समय उनके मन में एक सामान्य से अधिक आदर का भाव होता था कि व्यक्ति मुझसे मिलने आया है, और मददगार वो बहुत थे। इसका एक प्रमाण मुझे तब भी मिला जब भारतीय भाषा परिषद में कलकत्ते में कुछ वहाँ के कर्मचारियों और वहाँ के प्रबंधन के बीच कुछ संघर्ष हो गया, और कोई शायद उनको वेतन वृद्धि या कुछ कुछ तो भी ऐसा, मतलब ठीक से याद नहीं है। तो अशोक जी ने मुझे फोन किया, तो मैं थोड़ा चकराया। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो वहाँ कौन, मैं किसको जानता हूँ, इससे मैं कहूँ, और जिसको जानता होऊंगा वो संभवतः प्रबंधन के समिति में होंगे, तो उनके साथ तो इन कर्मचारियों का द्वंद्व ही चल रहा है। नहीं, तुम उनसे बात मत करो, तुम वो सुरेश नेवटिया तुम्हारे मित्र हैं और वो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनसे बात करो, और वो समझदार आदमी है, वो उसको निपटा दें। तो मैंने खैर सुरेश नेवटिया से बात की, और वो मामला निपट गया जहां तक मैं जानता हूँ, जो भी था उसमें। एक बार ऐसा प्रसंग भी हुआ कि विष्णु खरे ने कहीं कोई या तो लिखा या कहा, अ, तो अशोक जी ने मुझे एक पत्र लिखा, वो पता नहीं कहाँ बिला गया है। तो मैं कहा कि मैं समझता हूं कि आलोचना का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने या किसी का अपमान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा करना सर्वथा अनैतिक है। अब आप देखिए, अक्के पर मेरी सख्त आलोचना, जिसका लांछन या श्रेय मुझे आज तक मिलता है, बूढ़ा गिद्ध क्यों फैलाए, वो सख्त आलोचना थी, लेकिन उसका तो वो समर्थन करते हैं। लेकिन अगर उस बहाने में अज्ञे को अपमानित कर रहा होता, या उनके साथ कोई लेखकीय से अधिक लेखकीय व्यवहार के अलावा कुछ कर रहा होता, तो वो उसकी तायद नहीं कर सकते। तो ये सजगता उनमें बराबर थी, जिसका अर्थ था कि वो उनके लिए व्यक्ति एक नैतिक इकाई था, जैसे कि समाज भी उनके लिए एक 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 नैतिक अ, समूह था। और इन दो नैतिकताओं के बीच, इन दो नैतिकों के बीच आप चाहे तो कहें द्वंद्व हो सकता है, लेकिन उसमें अनीति नहीं होना चाहिए। और हम तो अब एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां अनीति ही असली राजनीति बन गई है। हम ऐसे समय में ही रह रहे हैं जहां
नीति अनीति का विरोध करना देशद्रोह माना जा सकता है। तो आज अगर अशोक जी होते तो क्या सोचते, इसकी कल्पना करके, क्योंकि हमारा हमारा समय तो अब भयानक अतिशयता का समय, और इसके बारे में कुछ भी कहना अपने आप में अतिशयोक्ति बन जाता है, बिना आपके चाहे अतिशयोक्ति होता, क्योंकि अतिशयता इतनी है। तो अशोक सेकसरिया को याद करना ऐसे समय में, एक ऐसे व्यक्ति को याद करना है जिसने कम से कम में अपना सारा जीवन खपाया, लेकिन अधिक से अधिक देने में कभी कोई संकोच नहीं किया। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसे लोग हमें ये बताते हैं कि जिसके पास कम होता है या जिसने कम अपने लिए रखा है, वही दूसरों को ज्यादा दे सकता है। जिनके पास ज्यादती के भंडार हैं, उनके पास ये उदारता कभी नहीं हो सकती कि वो दूसरों को कुछ दे सके। अपने जीवन में कोई भी, किसी भी लेखक को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आते रहते हैं, जो अंततः कई बार उसके उपजीव्य भी बनते हैं, उसके लेखन के कई बार मददगार होते हैं। लेकिन अगर आप, कम से कम मैं अपने बारे में सोचता हूं कि ऐसे लोगों को याद करूं कि जिन्होंने एक व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में, एक मित्र के रूप में आपको समृद्ध किया, आपकी मानवीयता और रचनाशीलता और आलोचना बुद्धि में कुछ सार्थक जोड़ा, उसको सघन और समृद्ध किया। तो ऐसे लोगों में निश्चय ही मैं बहुत कृतज्ञता पूर्वक अशोक सेकसरिया को शामिल करूंगा। बाद के वर्षों में उनसे इतना संवाद या बातचीत नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि वो एक नजर रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका अंतःकरण हम सब पर चौकसी करता था, और हम में से कईयों को इसका एहसास था। नमस्कार जी, हार्दिक आभार अशोक जी इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। और मित्रों, आज हमने इस समापन दिवस पर एक के बाद एक 3 कड़ियों को सुना, और कई लोग इस एकाग्र में शामिल हुए। अशोक जी लगातार उन कार्यक्रमों से परिचित हैं। मैं एक बार, और हमारे कई मित्रगण भी इन सभी श्रृंखला को और इन सभी बातचीत को बड़े ही ध्यान से सुनते आए हैं। एक बार मैं पुनः सबके प्रति, सभी वक्ताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त कर दूं। जैसे कि चर्चा अभी हुई और अशोक सेकसरिया जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर लोगों ने अपनी बात रखी, और अशोक जी ने भी किस मनोयोग से उन्हें याद किया, और वह एक सुंदर पत्र को भी हम लोग यहाँ पर आज सुन सके, उन शब्दों से गुजर सके। मित्रों, 29 नवंबर 2014 को अशोक सेकसरिया जी की पुण्यतिथि है। 29 नवंबर 14 को, आज से 7 वर्ष पूर्व वे हमसे बिछुड़ गए। उसी अवसर पर हमने यह कार्यक्रम शुरू किया, और 30 तारीख से लेकर आज तक हम लोग इस कार्यक्रम को करते आए।
एक बार मैं सभी के नाम ले लूं। अरविंद मोहन जी, जो हमारे वक्ता रहे इस पूरे एकाग्र में, अरविंद मोहन जी, शिवानंद तिवारी जी, प्रयाग शुक्ल जी, रमेश चंद्र शाह जी, बालेश्वर राय, सुशीला राय, अवनेन्द्र जी, सुधा अरोड़ा जी, निर्मला शर्मा जी, अलका सरावगी जी, शर्मिला बोहरा जालान जी, गंगा प्रसाद जी, हरिमोहन मिश्र जी, कल्पना झा जी, संजय भारती जी, रघु ठाकुर जी, हिरण्य हिमकर, चंचल मुखर्जी जी, अफलातून, और आज के इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए अशोक वाजपेयी जी। ये सभी लोग विभिन्न क्षेत्रों से उन पर केंद्रित इस बातचीत को करते रहे, साहित्य से, पत्रकारिता से और राजनीति से और कुछ अन्य क्षेत्रों से भी। मैं एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस एकाग्र को पसंद किए और इस बहाने हमने अशोक सिकसरिया जी के विभिन्न रूपों को यहाँ पर जाना और समझा। उनकी 3 कहानियों का भी पाठ हुआ। अलका सरावगी जी ने उनकी विकल्प कहानी का पाठ किया। कल्पना झा जी ने मोटर पाटों का एजेंट कहानी का पाठ किया और आज हिरण्य हिमकर जी ने उनकी कहानी छुटपन के वर्षों का अंतर का पाठ किया। जो मित्रगण इस आज की इस बातचीत में जुड़े हुए हैं उनके नाम ले लूं। निर्मला सिंह जी, अखिलेश, किरण कुमार मोदक, बाल कीर्ति, हितेंद्र पटेल, अलका सरावगी जी, मधु मेहता जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, सरोज कौशिक, विपिन शाह, प्रयाग शुक्ल जी, अरुण देव जी, अरुण शीतांश जी, सिनीवाली शर्मा जी, अजय सिंह राणा, बंकिम जी, एडवोकेट विवेक कुमार, सूर्यनाथ सिंह जी, संजीव कुमार चौबे, कश्मीर उप्पल, निर्मला सिंह, अनुराग गुप्ता, राजेश्वरी पशीने, अंशुमति, नताशा, केपी शाह और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और लगातार अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपको जब भी कष्ट देता हूं, जब भी कोई अनुरोध करता हूं तो यथासंभव उसे स्वीकार करते हैं और अपनी बात रखते हैं। हार्दिक आभार। शुभ रात्रि।